मैं रमेश यादव एक बार फिर आपका ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूँ। यूनिट फर्स्ट में जैसा कि 11th में फिजिक्स फर्स्ट में आपका चैप्टर बीमा, प्रसव त्रुटि, सरल रेखीय गति, अन्य चैप्टर जो भी हैं बीच में जो हेडिंग टाइप के हैं वो हमने आपको पढ़ाया है यूनिट फर्स्ट में। आज उसी यूनिट फर्स्ट में ही अभी चल रहा है आपका वेक्टर एनालिसिस, जिसे हम सदिश विश्लेषण कहते हैं। तो सदिश विश्लेषण के संबंध में और चीजें आपको पिछले वीडियो में बता दिए गए हैं। हम लोग पहुंचे थे वेक्टरों के जोड़ने की समांतर चतुर्भुज विधि, जिसमें हमने एक परिणामी आर का मान निकाला था। तो अब आपको एक डायग्राम के माध्यम से हमका दिखा भी दे रहे हैं कि हम लोगों ने पढ़ा क्या था पिछले वीडियो में। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो पढ़ा था समांतर चतुर्भुज विधि से दो वेक्टरों का योग करना। तो इसमें हमने समांतर चतुर्भुज में दो भुजाएं लिए थे, OM जिसपे हमने वेक्टर ए को जोड़ा था, और एक को लिया था OM जिसपे हमने वेक्टर बी को जोड़ा था। याद आ रहा होगा, यहाँ पे हमने Q बिंदु लिया था और Q से इससे हमने Q की लंब खींचा था। इसको OM को आगे बढ़ा दिया इससे Q से लंब खींचा गया था। तो इन दोनों वेक्टरों का परिणामी देखो यहाँ हमें, यानी ए और बी का जो परिणामी प्राप्त हुआ था वो आर वेक्टर था, और दो वेक्टरों के बीच का कोण हमने अल्फा माना था, और परिणामी का कोण हमने पहले वेक्टर के साथ थीटा माना था। याद आ रहा होगा, ये थीटा है और यहाँ पे अल्फा हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने एक परिणामी दो वेक्टरों ए और बी का के बीच का परिणामी इस समांतर चतुर्भुज के द्वारा प्राप्त किए थे। आर बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2a की कॉस थीटा cos अल्फा के रूप में हम लोगों ने प्राप्त किया था। तो ये आपका परिणामी आर का मान है जो समांतर चतुर्भुज के लिए से निकाला गया है। ये प्रायः आपको परीक्षाओं में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट भी है, महत्वपूर्ण भी है। इसके कई न्यूमेरिकल हैं जो आपको घुमा करके इसमें पूछे जाते हैं। तो आपका सेंस चेक किया जाता है कि आप पढ़े हैं, तो बताइए इसके संबंध में विभिन्न राशियों में क्या तुलनात्मक अध्ययन होता है। तो आप आसानी से सवाल को हल कर सकते हैं जब एक फार्मूला आपका तैयार हो कि दो वेक्टरों ए और बी के बीच का परिणामी आर का फार्मूला आपके पास रहेगा। इसमें कभी कभी परिणामी आर की दिशा भी पूछ ली जाती है कि परिणामी आर पहले वेक्टर के साथ कितना कोण बना रहा है। तो इसका भी हमने फार्मूला बताया था, tan इनवर्स याद करेंगे तो आपको मिलेगा b sin अल्फा, ऐसे करके बताया था, और डिवाइडेड बाई a प्लस b cos अल्फा। पिछले वीडियो में देखते थे आपको बताया गया। तो थीटा का मान भी हम आसानी से निकाल लेते हैं। आइए इस परिणामी आर के संबंध में कुछ विशेषताओं को देखते हैं। तो इसमें योग से संबंधित कुछ विशेषताएं आपको देखना है, वेक्टरों के योग से संबंधित विशेषता है। इस परिणामी आर से संबंधित कुछ लिया जाता है। तो इसमें हम हेडिंग का लिखेंगे विशेषताएं। तो विशेषताओं में हमसे क्या पूछा जाता है समझिएगा ध्यान से। कुछ क्वेश्चन पुट किए जाते हैं, उन्हीं आधार पर परिणामी आर का मान निकालने के लिए कहा जाता है। जैसे पहला क्वेश्चन आपसे पुट किया जा सकता है कि अगर दोनों वेक्टर एक दूसरे के समांतर हो, अर्थात जो एक थीटा अल्फा कोण पे है, अल्फा कोण पे न होकर के बल्कि दोनों वेक्टर यानी वेक्टर ए व वेक्टर बी एक दूसरे के समांतर हो, ऐसे यानी दोनों वेक्टर एक दूसरे के समांतर हो, तो बताइए परिणामी आर का मान क्या होगा। या दोनों एक ही दिशा में हो, यानी वेक्टर ए और वेक्टर बी ये दोनों एक ही दिशा में कार्य चल रहे हो, एक ही दिशा में हो, तो बताइए इसका परिणामी क्या होगा, परिणामी आर का मान क्या आएगा। तो देखिए जब दो समांतर वेक्टर होते हैं बच्चों, तो हमेशा उनके बीच में जो कोण बनता है वो हमेशा 0 अंश का होता है। ये हम लोग पढ़े होंगे मैथ में, दो समांतर रेखाओं के बीच का कोण हमेशा 0 अंश होता है। या दो रेखाएं अगर एक दूसरे के अनुदिश है, उसी रेखा में है, तब भी उनके बीच का कोण कितना होता है, 0 अंश का होता है। अगर यहाँ अल्फा का मान हम 0 रखें तो शर्त क्या रखा जाएगा कि जब दो वेक्टर परस्पर समांतर, परस्पर क्या हो, परस्पर समांतर, तो जब दो वेक्टर बेटा परस्पर समांतर होंगे तो इनके बीच में हमेशा अल्फा का मान कितना बनेगा, 0 अंश। अल्फा बराबर आप 0 अंश रख दोगे तो ये प्रॉपर्टी आपको याद होनी चाहिए कि समांतर है तो 0 बनेगा नहीं, ये दिमाग में होना चाहिए आपको, कभी लगा ही चाहिए। अल्फा बराबर हो जाएगा 0 अंश, तो यहाँ अल्फा का मान 0 रखेंगे तो परिणामी आर का मान निकालेंगे हम लोग। तो
अंडर रूट में करके हमें मिलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 0 अब हमें जानना पड़ेगा कि cos 0 का मान कितना होता है। क्योंकि साइन 0 का मान आपका 0 होता है, उसका विपरीत cos 0 का मान हमेशा 1 होगा। तो परिणामी r का मान जब यहाँ पे निकालेंगे तो हमें मिल जाएगा यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 0 का मान कितना होता है बच्चों 1 होता है। जब इसे और सॉल्व करेंगे मैथमेटिक्स के नियम से तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab मिल जाएगा और इसी को हम लोग लिख सकते हैं अंडर ही रूट में, क्योंकि ये किसका फार्मूला है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर जब करेंगे टोटली का वर्गमूल बाहर निकालेंगे तो हमें मिल जाएगा, क्योंकि कोई भी स्क्वायर वाली राशि अगर रूट में होती है तो उसका वर्गमूल केवल वही राशि बाहर आ जाती है, ये हो जाता है ए प्लस बी। तो आपने देखा कि ऐसे कंडीशन में परिणामी r का मान जो हमें मिला वो a प्लस बी के रूप में मिला, अर्थात पहला वेक्टर और दूसरे वेक्टर का योग करके मिल रहा है। तो जब दो वेक्टरों का योग होता है तो परिणामी का मान हमेशा बढ़ता है, अर्थात यहाँ पे हमें जो परिणामी r का मान मिलेगा वो अधिकतम मिलेगा। अब इसमें क्वेश्चन क्या घुमाएगा आपसे, कहेगा दो वेक्टरों का परिणामी अधिकतम प्राप्त होता है किस कंडीशन में, या क्या शर्त होगी कि दो वेक्टरों का परिणामी हमें अधिकतम प्राप्त होगा। तो जब दो वेक्टरों का परिणामी हमें अधिकतम प्राप्त करना हो तो उन्हें परस्पर समांतर क्रम में या एक ही दिशा में जोड़ेंगे तो हमेशा परिणामी का मान अधिकतम आएगा। तो कई तरीके से इसमें क्वेश्चन आपसे कर लिए जाते हैं। आइए दूसरा देखते हैं इसकी शर्त। दूसरी शर्त हमें रखेंगे यहाँ पे कि जब दो वेक्टर एक दूसरे के लंबवत जोड़े गए हो, ये कंडीशन हो गया। लंबवत का मतलब होता है, डायग्राम में आप लंबवत जानते होंगे कि दो वेक्टरों के बीच का कोण जब 90 डिग्री होता है तो इन्हीं को लंबवत कहा जाता है। अर्थात यहाँ हम लोग देखें एल्फा का मान हमें 90 डिग्री मिल जाएगा वेक्टर ए व वेक्टर बी के बीच का कोण। कुल मिलाकर के यहाँ लंबवत शब्द से तुरंत पकड़ लेना चाहिए कि हमें यहाँ पे एल्फा का मान 90 डिग्री बोला गया है। तब तो आसानी से आप परिणामी r का मान निकाल करके उसके परिणाम का रिजल्ट का भी आकलन कर सकते हैं। तो देखिए तो यहाँ से हम लोग परिणामी r का मान अगर निकालना चाहेंगे तो हमें मिल जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab cos 90 डिग्री। क्योंकि अल्फा का मान 90 अंश है यहाँ पे, तो cos 90 का मान कितना होता है 0। जब cos 90 का मान 0 हो जाएगा तो इसके गुणांक में आने वाली टोटल वैल्यू क्या हो जाएगा 0 अंश। तो r बराबर हमें मिल जाएगा अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस केवल बी स्क्वायर मिलेगा, क्योंकि ये आपका 0 हो चुका पूरा वैल्यू। तो परिणामी r का मान हमें ये भी प्राप्त हो जाएगा। बस छोटे छोटे कंडीशन आप रखते जाइए और आप परिणामी r के भिन्न भिन्न मान प्राप्त कर सकते हैं। आइए हम दोनों वेक्टरों को विपरीत दिशाओं में लेके चलते हैं। अभी तो एक दिशा में लेके चले थे दोनों को समांतर रूप में, अब परस्पर लंबवत लिए हैं। अब हम दोनों वेक्टरों को परस्पर विपरीत दिशाओं में करके जोड़ेंगे, तब देखिए क्या मिलता है। तो तीसरा कंडीशन इसमें है कि जब दोनों वेक्टर एक दूसरे के विपरीत जोड़े गए। जब दो वेक्टर एक दूसरे के विपरीत जोड़े जाते हैं तो एक वेक्टर की दिशा दाईं ओर रहती है और उसी पॉइंट में दूसरे वेक्टर की दिशा दूसरी दिशा में रहता है, विपरीत, एक बाईं ओर और एक दाईं ओर। दिशाएं यदि अगर चेंज हो जाए तो ये एक सरल रेखा का निर्माण करती हैं और एक सरल रेखा पे हमेशा बच्चों आप जानते होंगे कि 180 डिग्री का कोण बनता है। तो आइए जब हमें अल्फा का मान पता चल गया कि अल्फा मेरा 180 डिग्री है, तो विपरीत दिशाओं में जब दो वेक्टर होते हैं तो एक सरल रेखा का निर्माण करते हैं और एक सरल रेखा पे हमेशा 180 अंश का कोण बनता है। आइए ऐसे कंडीशन में देखें तो यहाँ से अल्फा बराबर कर सकते हैं 180 अंश का कोण दोनों वेक्टरों के बीच में होगा। परिणामी r का मान जब हम निकालेंगे तो अंडर रूट में करेंगे ए
स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 180 अंश। अब cos 180 अंश का मान आपको याद करना पड़ेगा। cos 180 अंश का मान बच्चों -1 होता है। अभी हम कुछ ऐसा टेबल बता देंगे जिससे आप कोण का मान आसानी से याद कर सकते हैं। उसको अभी हम इसको बताने के बाद डिटेल चर्चा करेंगे। आइए अंडर रूट में देखते हैं इसका वैल्यू कितना आएगा। ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab हो जाएगा। cos 180 अंश का मान -1 रखेंगे। जब इसका टोटली मान निकालेंगे तो अंडर रूट में आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का पूरा यहाँ प्लस में करेंगे -2ab हो जाएगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं बराबर करके अंडर रूट में a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब जब इसका वर्गमूल निकालेंगे कि स्क्वायर वाली पूरी राशि स्क्वायर में हो गई है तो वर्गमूल जो होता है बच्चों केवल यही राशि बाहर आती है तो r बराबर मिल जाएगा a माइनस बी। अब यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, दो वेक्टरों का यहाँ पे अंतर हो रहा है और जब दो वेक्टरों का अंतर होता है तो परिणामी r का मान हमेशा न्यूनतम प्राप्त होगा, क्योंकि जब भी कोई चीज घटाई जाती है तो हमेशा न्यूनतम आता है। जोड़ने पे बढ़ता है, घटाने पे कम आता है। a और b का जो मान हमें प्राप्त होगा वो न्यूनतम होगा। तो जब आपसे पूछे कि दो वेक्टरों का परिणामी न्यूनतम कब प्राप्त होगा तो आप कहेंगे दोनों वेक्टरों को जब एक दूसरे के विपरीत दिशाओं में जोड़ा जाता है तो हमेशा उनका परिणामी r हमें न्यूनतम प्राप्त होता है। तो ये तो हुआ कंडीशन इसके संबंध में विशेषताओं का। अब इसमें कुछ ऐसी भी बातें हुआ देता है, जैसे कह देगा कि दोनों वेक्टर परस्पर समान हो, यानी a और b का मान समान हो तो परिणामी r का मान क्या होगा। ऐसे कई क्वेश्चन आपसे इसमें पुटअप कर लिए जाते हैं। तो मेन है आपका ये मेन फार्मूला है, इसलिए ये फार्मूला का मेन हो जाता है, महत्वपूर्ण बन जाता है। तो इसे अगर आप याद कर लेते हैं तो इससे संबंधित बहुत सारे आर्थिक प्रश्न आप आसानी से हल कर लेंगे। एक बार इसे नोट कर लीजिए मिनट के लिए, फिर आगे इसके हम टॉपिक देखते हैं, बताएंगे आपको। अब इसके आगे बच्चों हम लोग पढ़ेंगे वेक्टरों का घटाना। वेक्टरों का घटाना देखेंगे। इसकी चर्चा थोड़ा सा हमने पिछले वीडियो में किया है, लेकिन अब पूरा डिटेल चर्चा इसका देख लीजिए कि वेक्टरों का मतलब हम लोग योग याद कर रहे थे, अब वेक्टरों का घटाना देखेंगे। जैसे हमें दे दिया जाएगा दो वेक्टर a और b और कहा जाएगा कि इनको आपस में वेक्टर के नियम से घटाइए, तो करेंगे क्या हम लोग, ध्यान पूर्वक समझेंगे। वेक्टरों का घटाना बहुत ही इजी है, ये योग से भी सरल है। इसमें पहले वेक्टर को हम क्या करते हैं, ज्यों का त्यों खींच लेते हैं। एक मूल बिंदु मान करके पहले वेक्टर को ज्यों का त्यों ऐसे खींच लेते हैं। अब हम करते क्या है, दूसरे वेक्टर को पहले वेक्टर के शीर्ष से वास्तव में जोड़ा जाता था, अब भी हम जोड़ेंगे, लेकिन करेंगे क्या, जब हमें वेक्टर b की दिशा बोली जाएगी यह उत्तर की ओर है तो हम उसकी दिशा पलट देंगे, दक्षिण की ओर कर देंगे। अर्थात वेक्टर को उत्तर की ओर न जोड़ करके ऐसे ही से, बल्कि हम उसकी दिशा जब पलट देंगे तो वेक्टर हमारा नीचे की ओर आ जाएगा। यानी कुल मिलाकर इसमें किया क्या जाता है, पहले वेक्टर को ज्यों का त्यों लिखा जाता है, दूसरे वेक्टर की दिशा को पलट करके पहले वेक्टर से ही जोड़ देते हैं, अपने आप घटाने की क्रिया सामने आ जाती है। जब दूसरे वेक्टर की दिशा को पलटते हैं उसका चिन्ह माइनस में हो जाता है। अब होता क्या है कि परिणामी जो होता है वो हमेशा अंतिम वेक्टर के शीर्ष से ऐसे टच जाता है और पहले वेक्टर के पूछ से टच जाता है। तो हमें एक परिणामी r का मान प्राप्त होगा, तो किसके रूप में प्राप्त होगा, वेक्टर a प्लस वेक्टर b के ही रूप में प्राप्त होगा। लेकिन क्योंकि वेक्टर b का मान माइनस में है तो माइनस और प्लस होगा, क्या हो जाएगा, माइनस और प्लस होगा, हमेशा माइनस होता है, ये हो जाएगा वेक्टर a माइनस वेक्टर b। इस तरीके से हमें दो वेक्टरों का देखो अंतर मिल गया। अब भी हम योग का ही कार्य कर रहे थे, लेकिन बस इसमें करना यही होता है कि जो वेक्टर दूसरा आपको बोला जाए पूरब की ओर है तो उसकी दिशा पलट के पश्चिम कर लीजिए, उत्तर है तो दक्षिण कर लीजिए। इस प्रकार से दो वेक्टरों का अंतर आपको आसानी से मिल जाएगा। वेक्टर a
ए माइनस वेक्टर बी के रूप में। अब इसके आगे हम लोग वेक्टरों के वियोजन की चर्चा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।